हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम एक ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सारे लोग आते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्लान को ठीक तरीके से बनाएं और एक स्ट्रेटजिक प्लान हो तो हम वन टाइम में यूपीएससी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अब इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये अगर आप स्टेप फॉलो करते हो तो आपकी अपनी मेहनत, टाइम और मनी ये सारा सेव होगा। यूपीएससी सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा संदेश है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस मार्केट का 10-12 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप इनमें क्या क्या रिफाइन कर लो तो वन टाइम में यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और अगर आप उस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान नहीं बनाते हो तो आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। अमेरिका इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया में टॉप पे पहुंचा। रसिया के पास पैसा नहीं था बट प्लानिंग थी। आज दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो जिनके पास पैसा है वो ढेर सारी किताबें ले सकते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पैसे वाले के लिए तो ये सुविधा है। नहीं है तो वो प्लान करे और एक अच्छे राइटर की बुक्स ले और उस अच्छे राइटर की बुक को फॉलो करे तो यूपीएससी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकता है। ठीक है, अगर आप केवल बस बैलेंस स्टडी नहीं करेंगे, किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे, किसी को कम करेंगे, तो एग्रीगेट आपके मार्क्स कम आएंगे। तो मैं इस पर आज चर्चा कर रहा हूँ। पहले हम प्री पे कर लेते हैं, यूपीएससी प्री एग्ज़ाम। यूपीएससी प्री पे हम चर्चा करते हैं। पहले प्री प्री एग्ज़ाम। ये देखिए, यूपीएससी प्री एग्ज़ाम का टाइम आने वाला जनवरी से जून तक यही टाइम होता है और मेंस का टाइम अब दिसंबर में एंड होने वाला। तो हम स्टेप बाय स्टेप दोनों पर करेंगे चर्चा। यूपीएससी में दो पेपर आपके आते हैं। हमारा फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, और ये पेपर हमारा कितने का होता है? 100 क्यू 200 मार्क्स, 100 क्यू एंड 200 मार्क्स का पेपर है। अब इसमें आता है जीएस में क्या क्या आता है। तो जीएस में हमारी क्वालिटी 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्सली, ये तो जीएस 1 हो गया। जीएस टू में आएगा आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स से कितना? 20 क्यू। ऐसे 3 पोर्शन जो इसका है, जिसको हम जीएस टू, जीएस 1, तीसरा जो है हमारा वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें हिस्ट्री। हिस्ट्री से कितने आएंगे? 20 क्यू। फोर्थ जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी, इससे कितना आएगा? 20 क्यू। ठीक है। पांचवा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस टेक से कितने आएंगे हमारे? 20 क्यू। अब टोटल 100 मार्क्स और 200 मार्क्स का है। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट ये कहेंगे मैंने 55 एक्यूरेट सही किया, क्योंकि ये माइनस मार्किंग पेपर है। हम मानते हैं माइनस मार्किंग ये पेपर है, बट अगर आप जो मिनिमम हमारी मेरिट है उसके नीचे एक्यूरेट सही करके आओगे तो सिलेक्शन नहीं पाओगे। जस्ट लाइक 55, सपोज देन जनरल की मेरिट गई 1110, तो 55 56 इनफ। लेकिन अगर ये मेरिट 120 जाती है तो 55 इनफ नहीं होता। तो यहाँ पे भी एक प्लान लेकर चलना होगा। वो प्लान क्या है? माइनस मार्किंग होने पर भी आप मिनिमम 60 टू 75 क्वेश्चन इस पेपर में करने की कोशिश करेंगे। मिनिमम 60, मैक्सिमम 75। अगर ये आपका स्ट्रेटजिक प्लान होगा तो जीएस का ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाओगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये लेकर आपको टारगेट चलना है। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं कि माइनस मार्किंग इसलिए 55 से आगे हम नहीं गए। ये रिक्स आपको लेना ही है। मिनिमम मार्क्स जितने हैं वो नहीं आएंगे तो फिर 100% सही होने पर भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे इस पेपर को। दूसरा हमारा जो पेपर है वो है हमारा सी सेट। सेकेंड जो हमारा पेपर होता है वो होता है सी सेट। सी सेट में 90% स्टूडेंट फेल होते हैं।
90% क्या होते हैं? फेल। अब यहाँ पर अगर 90% स्टूडेंट फेल होते हैं तो इसका भी हमें एक प्लान बनाना होगा। वो कौन फेल होते हैं 90%? जिनकी मैथ बैकग्राउंड नहीं है, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, और इन दोनों में जिन्हें प्रॉब्लम है और यूपीएससी में आना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, वो सब यहाँ पर फेल होते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्लानिंग हम आपको बताते हैं, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करिए, यहाँ पर भी आप फेल नहीं होंगे। तो ये फर्स्ट जो है हमारा बैरियर है सी सेट। हमें जीएस का तब फ़ायदा होगा जब हम सी सेट क्वालिफाई करेंगे। अब इसमें क्या आता है? इसमें हमारी आती है मैथ आता है, मैथ के 20 क्यू। दूसरे नंबर पे इसमें आता है रीजनिंग, रीजनिंग क्या क्या आता है? 20 क्यू। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे आएगी इंग्लिश, इंग्लिश में क्या आएगा? 20 क्वेश्चंस। चौथे नंबर पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कितने आएंगे इसके? 20 क्यू। यहाँ पे कितना आएगा? 80 क्यू। 80 क्यू भी कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का। ये भी आ गया 200 मार्क्स। अब हम सीसेट को कैसे क्वालिफाई करें? देखिए, पढ़ती तो सारी दुनिया है, पढ़ने में किसी में कोई कमी नहीं। जिससे मैथ कम आती हो वो मैथ की पढ़ाई ना करके शुरुआत करे रीजनिंग से। दिस इज़ माय ओपिनियन। और मार्केट में बहुत ही कम टीचर ऐसे मिलेंगे जो यूपीएससी पूरे सिलेबस को पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि मैं यूपीएससी पूरे सिलेबस को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इसमें किसी का कहीं पर विशेषज्ञ नहीं बनना है। जो जीएस पार्ट है वो 12th लेवल ही है, बस किताबों का एक स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए कि आप कोई भी किताब पढ़ते रहें तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो भी बैचलर लेवल का है, उससे ऊपर वहाँ भी कुछ नहीं आता। तो इसको जितना बहुत बड़ा बनाया जाता है कि बहुत बड़ा हुआ है ये पास करना, बिल्कुल टेंशन ना लो, प्लानिंग सही करो, टारगेट हिट करो, जरूर एक बार में क्वालिफाई करोगे। बट इस बात को ध्यान से आप सुनते जाइए। अब इसमें हमें मैथ कम आती है, तो अगर ये 20 क्वेश्चन आते हैं और मैथ में हमारा इंटरेस्ट कम है तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है? रीजनिंग में करना है। ज़्यादा फोकस किस पे करना है? रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में जनरली हम कितने क्वेश्चन करें तो यहाँ पे पास करें, ये पहले हमें एक प्लान लेकर चलना होगा। तो इसमें मेरा अपना आइडिया है कि 35 से लेकर 40 तक आप करिए, यहाँ भी माइनस मार्किंग है, और ये 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो बट नेचुरल है 80 मार्क्स से एबव आ जाएगा। जबकि आपको चाहिए कितना? केवल क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 65, लेकिन हम ले आएंगे कितना? 80+। तो इस पेपर को कैसे पास करें? तो मैथ जो है, मैथ के कितने क्वेश्चन हम करें? केवल मैथ के क्वेश्चंस हम करेंगे, अगर बहुत हमारी वीक है मैथ तो हम यहाँ पे टारगेट देते हैं 10 इसके कर लो, 10 इसके कर लो, 10 इसके और 5 कर लो मैथ की। अगर मैथ अच्छी नहीं है तो 5 मैथ करो, 10 कर लो। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हुए? 35 हो गए और आप क्वालिफाई हो गए। अब मैथ अच्छी नहीं है तो रीजनिंग भी अच्छी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में कोई मैथ नहीं आती, लॉजिक होता है, और रीजनिंग का फादर बीरबल है जो हर समस्या का समाधान करवाता था, हर प्रॉब्लम को होता है कैसे सॉल्व होगी। तो यहाँ तो कोई मैथ नहीं लगती रीजनिंग में। पहले लोग हमें भी डराया करते थे कभी, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। इन सबको पढ़ करके मैंने कई बार पेपर दिए तो अब मुझे ये सारा आने लगा। अब तो मैथ रीजनिंग का सवाल गलत नहीं होता, थियरी भले हो जाए मुझसे गलत। इसके बाद आता है इंग्लिश। बहुत लोगों को इंग्लिश से डर लगता है, तो यहाँ पर वो इंग्लिश का केवल 5 क्वेश्चन कर लें। वैसे इंग्लिश बहुत आसान है, कंप्रिहेंशन में इसका आंसर है। ट्राई अगर 20 करोगे तो 10 अपने आप कर लोगे। अगर इतना एवरेज नहीं कर पा रहे हो तो बिलो माइंड स्टैंडर्ड हम मानेंगे इसको। तो ऐसी स्थिति में इंग्लिश से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में 5 कर लो, बाकी 10 उल्टा कर दो इस रेशियो को, 10 कर लो इसमें रीजनिंग में और 10 कर लो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश 5 कर लो। क्योंकि हर व्यक्ति में या तो मैथ अच्छी होगी या इंग्लिश अच्छी होगी, ये हर व्यक्ति में पाया जाता है। ऐसा बहुत ही कम होते हैं जिनकी दोनों ठीक ना हो, बहुत ही कम, रेयर टू रेयर। तब यहाँ पर अपना ये प्लान बदलना है, 10 मैथ, 10 रीजनिंग और 10 पर्सनालिटी। तो इस तरीके से इस पेपर को एक प्लान करके हम क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारे 5 बैरियर हैं जिन पर आप फोकस करो वन टाइम URAIS। वो 5 बैरियर कौन से हैं? पहला बैरियर है सी सेट, 90% लोग फेल होते हैं। सेकंड बैरियर है कंपलसरी इंग्लिश, 90% लोग वहाँ पर फेल हो जाते हैं, मेंस में कॉपी नहीं चेक होती उनकी। थर्ड बैरियर है जिसमें 50% स्टूडेंट फेल होते हैं, वो है हमारा इको जीएस। इको जीएस को अगर हम ठीक से फोकस नहीं करेंगे तो सारी चीज़ समझ आती है, बट इको का बैकग्राउंड अगर हमारा नहीं है
तो वहाँ पे हम नहीं समझ पाते और 15 से 20 क्वेश्चन आ ही रहे हैं और धीरे धीरे पेपर और डायनेमिक हो रहा है और ट्रेडिशनल क्वेश्चन से करंट क्वेश्चंस और एनालिटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पेपर पैटर्न बदल रहा है यूपीएससी का, तो इको जीएस को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। तो ये हमारे तीसरे नंबर पे आ गए। चौथा, आंसर राइटिंग। हम मेंस में बहुत जानते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बट इन टाइम एक अच्छी आंसर राइटिंग में डिलीवरी हमारी नहीं है, तो हम मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर फेल होने वाले रेशियो है आंसर राइटिंग की वजह से 50%, 2 में 1 का प्रॉब्लम है। ये जीनियस बहुत है, बट लिखने का तरीका अच्छा नहीं है और इन टाइम लिख नहीं पाता। अब आंसर राइटिंग कराएगा कौन? कोचिंगें तो सारी दावा करती हैं और आंसर राइटिंग हम बताते हैं। आंसर राइटिंग ठीक से वो करा सकता है जो लिटरेचर जानता हो। आई एम ए मास्टर ऑफ 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, इको एंड पोल साइंस। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि हम आंसर राइटिंग में कैसे लिखें। लिटरेचर वाले से बेस्ट आंसर राइटिंग कोई नहीं जानता कि कैसे करनी है, क्योंकि वहाँ आंसर राइटिंग ही मेन है लिटरेचर में। तो यहाँ पर हमें आंसर राइटिंग पे फोकस करना होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो है पांचवा बैरियर, इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू का रोल केवल 10% है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट कहेंगे हर बार मैं इंटरव्यू में रह जाता हूँ। बिल्कुल गलत प्लान है आपका, और इंटरव्यू में कोई नहीं रह जाता है। मैक्सिमम 1 रैंक पाने वाले भी इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स पाते हैं, फिर भी इंटरव्यू क्वालिफाई होता है, क्योंकि वहाँ 2 to 5 में 100 मार्क्स आपको देंगे, उसके नीचे वो दे ही नहीं सकते, मैंडेटरी 40%। तो ऐसी स्थिति में रह कैसे आप जाओगे? मेंस में अगर आप कम स्कोर करोगे तो रह जाओगे। 1000 सीट है, आपकी रैंक 2000 के बाद है, इंटरव्यू 10-20 नंबर ऊपर नीचे आपको करेगा। तो मेंस में अगर लो मेरिट्स आप लाते हो तो वहाँ रह जाओगे। तो मेन लड़ाई किसकी है? मेन लड़ाई प्री का एग्ज़ाम इसलिए होता है क्योंकि इतनी क्राउड को छांट दिया जाए, मेंस में काफ़ी का बहुत बड़ा बर्डन ना पड़े, और जो आईएएस देने लायक हों वही मेंस दें, सबको देने की ज़रूरत नहीं। इसलिए प्री जो है कोई एग्ज़ाम नहीं है आईएएस का। यूपीएससी के उसके एग्ज़ाम के कंडक्ट में या मार्कशीट पे कहीं मार्क्स नहीं चढ़ते उसके, बट वहाँ पे आप अगर क्वालिफाई करते हो तो ही मेंस दे सकते हो। तो वहाँ पे क्राउड को छांटने के लिए प्री एग्ज़ाम है, लेकिन प्री नहीं हुआ तो मेंस कहाँ से लिखोगे? तो मेंस लिखने के लिए प्री भी सीरियस रहना है। तो ये प्लान आप माइंड में रखिए, और इस प्लान में बहुत ऐसी चीज़ें आपके माइंड में अब आई होंगी कि हम इस स्ट्रेटजी से आगे कर सकते हैं। ये भी मैं एनालिसिस करता रहता हूँ कि एक यूपीएससी का बच्चा क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो मैंने ये बनाया प्लान कि इस प्लान को फॉलो करें, आराम से क्वालिफाई करेगा। दूसरी बात, हम पढ़ें कैसे, किसी चीज़ को हम पढ़ें कैसे? तो हम यहाँ पर आपको एक बात बताएंगे कि मंडे टू फ्राइडे आप हमेशा जीएस की स्टडी करो, मंडे टू फ्राइडे जीएस, और सैटरडे संडे, सैटरडे रख दो मैथ के लिए और संडे रख दो इंग्लिश और करंट अफेयर के लिए। इस टाइम टेबल को आप फॉलो करिए। बहुत से टॉपर 1 रैंक 3 रैंक इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए टॉप रैंक में आए। और अच्छी किताबें, अब आता है कि बुक्स कौन सी पढ़ें, तो उसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं, क्योंकि अभी तो हम प्री के बारे में बात कर चुके हैं, आगे अभी हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा कि प्री की प्लानिंग। अब आता है मेंस की प्लानिंग। मेंस की प्लानिंग में हमें क्या करना होगा, वो हम देखते हैं क्या करना होगा। देखिए, अब मेंस में क्या हमें करना है उस पर हम फोकस करते हैं। मेंस एग्जाम प्लान, इसमें कैसे हम पास करें इसको? यहाँ पे हमारा एक ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल में तो हम ज़्यादा कहेंगे, अगर आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड ना किया हो और ये सोच रहे हो क्या लें क्या ना लें, तो प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट ऑप्शनल है पोल साइंस। अब आप ये कहेंगे कैसे? इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसका जो पेपर 1 का बी पार्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वो जीएस में आप पढ़ोगे ही। दूसरा इंडिया एंड वर्ल्ड आप जीएस में पढ़ोगे। तो पोल साइंस का लगभग 50% पार्ट आप जीएस में पढ़ते हो, बचा 50। तो उस 50 में केवल 20 यूनिटें हैं, और वो किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से बहुत छोटे हैं। और स्कोरिंग में गूगल डेटा ये कह रहा है कि 40% लोग पोल साइंस से ही मेंस क्वालिफाई करते हैं। तो
तो प्रेजेंट टाइम में एवरग्रीन सब्जेक्ट क्या है? पोल साइंस। दूसरे नंबर पे आता है सोशियोलॉजी। पोल साइंस में 8 और 9 लोगों में एक मेंस क्वालिफाई कर रहा है, सोशियो में 25 एंड 30 में एक क्वालिफाई कर रहा है। तीसरे नंबर पे आएगी आपकी हिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट। तो इस तरीके से इन 2 सब्जेक्ट को आप चूज कर लें जिसमें आपको कंफर्टेबल हो वो करें, लेकिन पहली प्रायोरिटी पे पोल साइंस को ज़रूर रखें क्योंकि ये बहुत ही आसान है, छोटा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस नहीं है। थ्योरी थॉट समझने से आपकी आइडियोलॉजी भी डेवलप होती है कि एक ब्यूरोक्रेट्स बनने के बाद हम गवर्नमेंट जब हमें आर्डर पास कर रही होगी तो उसे हैंडल कैसे करेंगे, आइडियोलॉजिकल बातें वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो अगर हम थ्योरी एंड थॉट पढ़ेंगे, कैसे पोल साइंस पैदा हुई, राज्य कैसे बने, सरकारें कैसी थीं, तो ये सब एक माइंड में ओपनली खुल जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का एक न्यूली तरीका हमारे पास आता है कि पहले की सरकार में कहाँ कमी थी, दूसरी, तो उसमें ये सब बातें हमारी आएंगी। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में एक गवर्नमेंट की दूसरे गवर्नमेंट से तुलना, बेस्ट गवर्नमेंट कौन है, अमेरिका की या इंडिया की, एक इंस्टीट्यूट की दूसरे से तुलना, पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा है या IAS डिपार्टमेंट अच्छा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं। तो इसका जो 2 पार्ट है पोल साइंस का, एक थ्योरी एंड थॉट, दूसरा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, ये आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशंस करने में एक बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स बनाता है। नहीं तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ भी प्रोवाइड पढ़ाया जाएगा और उसका बेस जो है यहीं से आया है, प्रोवाइड इसके बाद ही डेवलप हुआ। तो बट नेचुरल में पोल साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज करें और सेकंड ओपिनियन हमारा है किसी और पे तब जाएं जब पोल साइंस में कंफर्टेबल ना ही फील करें, कई बार प्रयास के बाद तो ही आप इससे अलग हों। अब ये कितना है? ये 2 पेपर है। अब 2 पेपर में पेपर जो हमारा फर्स्ट है 250 मार्क्स का, वो आता है इसमें पॉलिटिकल थ्योरी। पेपर फर्स्ट हमारा क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड IR। ये हमारा PS IR का पेपर है। ये पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर फर्स्ट, और ये हुआ हमारा पेपर सेकंड। ये कितने कितने मार्क्स के हैं? 250 मार्क्स के। टोटल कितना हुआ ऑप्शनल? 500 मार्क्स का। अब ऑप्शनल जो है क्या करता है, सीरियस क्यों रहनी चाहिए? देखिए ऑप्शनल 3 से 4 महीना मिनिमम टाइम इसमें चाहिए, 100 डेज में इसको हम पढ़ सकते हैं। अब हम एवरेज से भी बिलो स्टैंडर्ड हैं तो 6 महीने चाहिए, और है कम तो 9 महीने चाहिए। लेकिन जितना ही कम समय हम अपने आप को देंगे और एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतने ही कम समय में हो जाएगा। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे 22 क्वेश्चन एक में, 22 दूसरे में, मान लेते हैं राउंड फिगर में 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन हम इन सारे जो भी हमारे सिलेबस में दिए हैं उससे आंसर राइटिंग करें, उससे बाहर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पाया। और मेरा भी ऑप्शनल जो है पोल साइंस और सोशियोलॉजी रहा है। हमारे टाइम में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में हमने इन दोनों सब्जेक्ट को भी कंपेयर किया और मेरिट के आधार पर हमने पोल साइंस को बेटर सब्जेक्ट पाया अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन्स में। अब अगर आप ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं और आपको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आप भले ही डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हैं, लेकिन आपको राजनीति में इंटरेस्ट ज़रूर है, और अगर इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा और आसानी से इसके आंसर। अब आपका बैकग्राउंड है या नहीं है, इसका इसमें कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ना जब से शुरू करेंगे, कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, एक बार में होगा। यूपीएससी के जो कंटेंट हैं उनको आप छोड़िए मत कि 60% पढ़ लिया, 40% में तुक्का मारने चले गए। पूरे कंटेंट को आप पढ़िए और टाइम हो तो रिवीजन करिए और इसके बाद आंसर राइटिंग करिए, हर क्वेश्चन को लिखिए। ऐसी स्थिति में आप जैसे अपने बैचलर लेवल पे क्वेश्चन पेपर करके मार्क्स अच्छे लाते थे, ऐसे यहाँ भी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्ज़ाम बस करंट ओरिएंटेड है और टू द पॉइंट आंसर चाहिए। वहाँ कुछ भी चल जाता था, यहाँ नहीं चलता। तो यहाँ थोड़ा सीरियसली आपको कंटेंट पे काम करना होगा। तो मेंस पूरा कंटेंट ओरिएंटेड ही एग्ज़ाम है। अब आता है हमारा जीएस पे हम एक एक पे बात करते हैं। जीएस फर्स्ट में हमारे क्या है? हिस्ट्री प्लस क्या है? जियोग्राफी। ये पेपर भी इतना। तो हम इसको जीएस में क्या पढ़ें? देखिए, हिस्ट्री के साथ हम पॉलिटी की स्टडी करें, और हिस्ट्री एंड पॉलिटी में आपस में 40% सिलेबस आपस में मिलता है,
और इको और ज्योग्राफी दोनों आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों के कंटेंट को मिलाएंगे तो लगभग 40% सिलेबस पढ़ने से बच जाएंगे। नहीं तो हम इसमें भी पूरे कंटेंट कंप्लीट करने में एक बड़ी टायर्ड वाली और रिटायर्ड वाली स्टडी करेंगे। तो आज का टाइम स्मार्ट स्टडी का है। वो पहले वाले टाइम चला गया कि आप 12 घंटे किताब पढ़ रहे हो इसलिए आप सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपका तरीका अच्छा नहीं है तो आप 12 घंटे पढ़कर नहीं हो जाओगे और 4 घंटे पढ़कर टॉपर बन जाएगा। दूसरा, क्योंकि उसने पूरे कंटेंट की स्टडी की, अपनी कंटेंट की स्टडी नहीं कर इधर उधर दाएँ बाएँ आप भाग गए। जैसे हिस्ट्री वाले सर से मिले, उन्होंने कहा हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं क्वालिफाई नहीं करोगे। अब आप डेली हिस्ट्री पढ़ रहे हो। आप एक टारगेट रखोगे कि हिस्ट्री 30 डेज़ में या हिस्ट्री 40 डेज़ में पूरा होगा। कंटेंट के अकॉर्डिंग प्लान बना लो और टारगेट लेकर वो चलो कि इतनी चीज़ें आज हम पूरा करेंगे। विदाउट टारगेट बस पढ़ते रहे, ये तो उसी तरह है, चलते रहे, बट ये पता नहीं था जाना किधर है, तो ना इधर पहुँचे ना उधर पहुँचे, पहुँच गए और गए। तो इस तरह से हमें स्टडी नहीं करनी है, पूरा प्लानिंग बनाना है। और अर्जुन वाली बात सुनिए आप, मछली की आँख पे निशाना मारा उन्होंने, तो आँख ही दिख रही थी, मछली नहीं दिख रही थी उनको, इसलिए निशाना लगा। तो यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके सारे कंटेंट पर ही देखिए, इधर उधर नहीं। किस गली में चले गए, उस गली में फिर आ गए यूपीएससी सिलेबस में, फिर इधर उधर दाएँ बाएँ गए, बिल्कुल ना जाइए। और मार्केट में अच्छी एकेडमी के भी नोट्स हैं, अच्छी किताबें अवेलेबल हैं, उसके बारे में भी अभी हम आपको बताते हैं, जो एक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ करके आप इस एग्ज़ाम को वन टाइम में क्रैक कर सकते हो। बस खाली आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका टारगेट अच्छा होना चाहिए। और स्टडी कोई ज़रूरी नहीं कि आप 15-20 घंटे पढ़ो, इस पर डिपेंड करता है आईक्यू लेवल पर, आप कितने जीनियस हो। जीनियस लोग 4 घंटे में वर्क टाइम आपने पढ़ा है, एक व्यक्ति एक काम को 8 घंटे में, दूसरा उसे 4 घंटे में, तीसरा उसे 12 घंटे में करता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो 4 घंटे में वो एफिशिएंट वर्क करता है, कुछ 8 में करते हैं, कुछ 12 घंटे में करते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो इसलिए कोई टाइम में 20 घंटे पढ़ोगे तो ही आईएएस बनोगे, दिस इज़ नॉट करेक्ट। 4-5 घंटे पढ़ने वाले भी टॉपर बन जाते हैं, आईएएस तो छोड़ो। जैसे बीए में के एग्ज़ाम में एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ा रहा है, कोई उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, कोई कम लाता है, तो टीचर तो वही है, बट जिसके प्लान अच्छे हैं, मेहनत ओरिएंटेड, क्वेश्चन ओरिएंटेड, वो अच्छा करता है। तो यहाँ पर भी आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इसमें हमें क्या करना है। तो जीएस में हिस्ट्री के साथ पॉलिटी का कनेक्शन जोड़ देना है, दोनों के कंटेंट मिला देने, और ज्योग्राफी के साथ हमें किसको जोड़ना है, इकोनॉमी को जोड़ना है। तो जीएस फर्स्ट हमारा कितना आएगा, 250 मार्क्स का, ठीक है। जीएस फर्स्ट कितने का आएगा, 250 मार्क्स का। अब हम चलते हैं दूसरे और उस पर। अब हम आते हैं GS2 पे। GS2 में हमें क्या करना है, GS2 में हमारा क्या आता है, ये हमारा पॉलिटी प्लस गवर्नेंस, इससे आता है। अब अगर हम पोल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो ये तो पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसमें अलग से हमें स्टडी की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शनल है हमारा तो वहाँ पर तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े टेक्निकल इसके क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं हम GS3 पे। GS3 हमारा है इकोनॉमी एंड साइंस टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पे दोनों हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनको हम एक तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ें तो कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमी में बुक्स आ रही है नितिन सिंघानिया, अच्छी बुक है, हम कई बार उस बुक को पढ़ा चुके हैं। तो उन्होंने कंटेंट काफ़ी रखा है, लेकिन जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा भी है। तो पूरी बुक के लिए थके नहीं, टायर्ड ना हो जाए, इतनी मोटी बुक, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड, उसमें जो काम की चीज़ें वो पढ़ लें, बाकी छोड़ दें। तो इकोनॉमी आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। पॉलिटी में आपके लक्ष्मीकांत हैं, इनको आप पढ़िए, लक्ष्मीकांत। लेकिन मैं ये कहूँगा ये सारी किताबें जो हैं प्री ओरिएंटेड किताबें हैं, ये मेंस ओरिएंटेड हमें नहीं लगती कहीं से। यहाँ पर भी ये प्री ओरिएंटेड किताब लगती है, जबकि आपको तैयारी कैसी करनी है, मेन ओरिएंटेड करनी है। प्री की तैयारी करो, पास हो जाएंगे तब मेंस करेंगे। ऐसे स्टेट लेवल पे सारे लोगों की तैयारी कराते हैं, बट कोई आईएएस फाइनली नहीं बनता। सपोज दैन मेंस में 10 चैप्टर है, प्री में 6 आ रहे हैं, तो जो 10 पढ़ेगा 6 तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, फिर 6 पढ़ के 10 के रिजल्ट कैसे वो दे पाएगा। तो हमेशा तैयारी मेंस ओरिएंटेड हो। जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो प्री का अपने आप उसी के अंदर कंप्लीट होता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फैक्ट अपने आप कंप्लीट होंगे। अब हमारा GS4 पेपर है, तो GS4 हमारा आता है इथिक का पेपर, इथिक।
एथिक्स ज़्यादातर फिलासफी से रिलेटेड है और पोल साइंस से भी रिलेटेड है। तो जो पोल साइंस का स्टूडेंट है उसे इजीगो में समझ आता है, नहीं तो अलग से आप इसकी क्लास ले लें, और ये भी 250 मार्क्स का ही। तो हमें ज़्यादातर डराने वाला कौन सा पेपर है जो हमें डराएगा? हमें पेपर 1 और 3, ये हमारे मेंस में मार्क्स को कम करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट 50% स्टूडेंट को मार्क्स यहाँ पर कम मिलते हैं। तो हमें इन 2 पेपरों पर ज़्यादा फोकस करना है, और उस पर 2 और 4 पेपर इतने हमारे डिफ़िकल्ट नहीं हैं। इनकी आंसर राइटिंग अगर हम करते रहें तो आसानी से इस पेपर को हम पास कर सकते हैं। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। अब हम ज्योग्राफी में किसको पढ़ें? ज्योग्राफी में हम महेश बर्नवाल की किताब ले सकते हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी, महेश बर्नवाल इज बेस्ट। इकोनॉमी में हम ले सकते हैं नितिन सिंघानिया, ठीक है, बेस्ट है। और साइंस टेक में हम स्पेक्ट्रम का यूज कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम मिलता है मार्केट। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत। लेकिन ये सब किताब पढ़ने के बाद भी क्लास की रिक्वायरमेंट आपको है, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग करते रहिए। और कितनी देर रोज़ पढ़ें? ज़रूरी ये है कि आप यूपीएससी के हर पेपर को हर वीक में साफ करें, प्री का भी और मेंस का भी, वीकली। और वीक में करंट अफेयर होनी चाहिए, 1 वीक में क्लास करंट अफेयर मैंडेटरी रखिए अपने लिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, ठीक है। तो इस प्लान एंड स्ट्रेटजी बना के आप इसको एक बार में पास कर लेंगे। नहीं तो आप इम्बैलेंस स्टडी करेंगे। हिस्ट्री में मन लग गया तो हिस्ट्री ही सारा पढ़ लो। अब पता चला हिस्ट्री 100 पेज में जो कवर होनी चाहिए 1000 पेज पढ़ लिया आपने हिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट में हाथ नहीं लगाया। पता चला हिस्ट्री में आपके मार्क्स आ गए, आर्म में फेल हो गए, एवरेज मार्क्स एग्रीगेट कम हो गया, यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं कि आप मूर्ख हैं, आप जीनियस हैं, और जो पास हो गया वो जीनियस, जो नहीं पास हुआ वो मूर्ख, ये भी नहीं है। उसका प्लान अच्छा था तुमसे, इसलिए उसने क्रैक किया एग्ज़ाम, तुम्हारा प्लान अच्छा नहीं है। हर कोई कर सकता है, बहुत जीनियस है 1 अटेम्प्ट में करेगा, कम जीनियस है एवरेज है 2 में करेगा, मंद बुद्धि है वो भी करेगा। आईक्यू लेवल पढ़ाई से बढ़ता है, वो 3 अटेम्प्ट में करेगा। लेकिन कोई यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करेगा ऐसा किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। हर बच्चा यूपीएससी लायक है, यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है, बट उसके प्लान और स्ट्रेटजी उसके अपने नेचर और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। विदाउट इन्वायरमेंट स्टडी नहीं होती है। अब कहीं पे आप स्टडी कर रहे हैं, शोर शराबा है, इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है, तो मेन इन्वायरमेंट ही, इसीलिए तो सब लोग दिल्ली आते हैं कि वहाँ चलेंगे, घर से बाहर जाएंगे तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो उसी की बात हम भी कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा, स्टडी अच्छी होगी, दिशा डायरेक्शन अच्छा होगा, तो 1 टाइम क्वालिफाई इन दिस एग्ज़ाम। नहीं तो आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम देते देते थक जाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। तो आप स्मार्ट स्टडी करिए, और जो भी पढ़िए आपके माइंड में टिके, इसलिए उसका रिवीजन करिए। हर चीज़ को समरी करने की कोशिश करिए कि 100 पेज को 10 पेज में कैसे लिखें। जैसे गागर में सागर कैसे भरा जाए, तो 100 पेज को 10 पेज में कैसे लिखा जाए, इस तरह के नोट्स बनाने का तरीका सीखिए, टेक्निक्स अपनाइए, आंसर राइटिंग करिए, उसके कंटेंट को फोकस करिए, तो आप एक बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। बस इसी के साथ ये लेक्चर हम आज का समाप्त करते हैं, फिर हम अगले प्लान के साथ फिर मिलेंगे।